नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी पीसी चैनल में स्वागत है। आज तारीख है 19 मार्च 2024 ईस्वी और आज का न्यूज़पेपर आर्टिकल डिस्कशन का वीडियो है। ये 19 मार्च है आज और मार्च में अब कुछ दिन बचे हुए हैं। जब मार्च शुरू हुआ था तब मैंने बताया था आपको कि मार्च बस जल्द ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद अप्रैल, मई, जून, जुलाई, फिर आपका सितंबर में तो एग्ज़ाम ही है। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। आज की शुरुआत करते एक छोटे से कोट से कि डोंट फॉल इन लव विद द सक्सेस। सफलता के पीछे मत भागिए। किसके पीछे भागना होता है? तो फॉल इन लव विद द हैबिट दैट ब्रिंग सक्सेस। उन आदतों को, उन हैबिट को अपनाना चाहिए जिसके थ्रू आप सक्सेस हासिल कर सकते हैं। हैबिट क्या होते हैं? पढ़ने की हैबिट होती है, मेहनत करने की हैबिट होती है। इसकी जब आपको आदत लग जाएगी ना, तब आपको सफल होने से कोई रोक नहीं पाएगा। जब आप खुश होते हैं तब आप सफल होते हैं। जब आप सफल होते हैं तब खुशी की कोई गारंटी नहीं होती है। सफलता बहुत ही बड़ी अवधारणा है, वो छोटे से किसी नौकरी या किसी एग्ज़ाम पास करने से जुड़ी हुई नहीं होती है। तो यही यहाँ पर बोला गया है कि अगर आप अच्छे हैबिट को अपनाते हैं तो आप सक्सेसफुल ज़रूर होते हैं। तो पहले प्रोसेस फॉलो करना पड़ता है आपको। प्रोसेस क्या है कि सही से आप मेंस की तैयारी, पीटी की तैयारी करें, इंटरव्यू पास करें, तब जाके आप सफलता हासिल करते हैं इस छोटे से एग्ज़ाम में। ठीक है, तो ये प्रोसेस है। प्रोसेस अगर आपको सही नहीं लगेगा, उसमें अगर आपको बोरियत महसूस होगी, तो अंतिम कदम तक फिर आप नहीं पहुंच पाएंगे। ओके, तो ध्यान में रखिएगा इसको। चलिए हेडलाइन देखते हैं क्या है न्यूज़पेपर के, बस चलते हैं, शुरू करते हैं आज का न्यूज़पेपर डिस्कशन। हेडलाइन तो आज का वही है इंडियन एक्सप्रेस में कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो एसबीआई के पीछे पड़ी हुई है और एसबीआई है कि इधर उधर भाग रही है। सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि आपने पोल नंबर्स और पोल बॉन्ड का नंबर और फुल डिटेल को जारी कीजिए। एक चीज़ और बोला है कि 2018 से जब से पारित किया गया है इलेक्टोरल बॉन्ड, तब से जारी करना चाहिए। आपने तो फिलहाल पिछले 5 साल के आंकड़े जारी किए हैं, जबकि आपको कब से जारी करना चाहिए? शुरुआत से जारी करना चाहिए। जब से इलेक्टोरल बॉन्ड को लाया गया है तब से जारी कीजिए। तो ये सुप्रीम कोर्ट का और एसबीआई का चल रहा है। उसके पश्चात देखिए आज फ्रंट पेज पर बिहार स्पेशल का एक शानदार न्यूज़ है। क्या है वो न्यूज़? देखिए इंडियन एक्सप्रेस में फ्रंट पेज पर बनाया गया, इसको हम लोग और भी पढ़ेंगे कि बिहार टू एक्वायर 50 एकड़ इन सीतामढ़ी फॉर सीता टेम्पल। देखिए रामलला का मंदिर अयोध्या में बनाया गया है और आपको पता ही है कि ये मंदिर और जो धार्मिक स्थल होते हैं ये केवल अब धर्म के लिए स्थल नहीं रह गए, बल्कि रोजगार और पर्यटन के बहुत बड़े साधन के तौर पर उभर रहे हैं। जहाँ पर भी देखेंगे सभी सरकारें जो है पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए धार्मिक चीज़ों को बढ़ावा देती है और इसमें कोई गलत भी नहीं है। तो राम जी का मंदिर कहाँ पर बना है? तो अयोध्या में बना है, तब सीता जी का भी तो बनना चाहिए। तो बिहार गवर्नमेंट जो है वो 50 एकड़ के करीब में ज़मीन एक्वायर कर रही है। आने वाले समय में यहाँ पर सीता मंदिर बनाया जाएगा, भव्य सीता मंदिर का निर्माण किया जाएगा। कहाँ पर? तो सीतामढ़ी में। सीतामढ़ी का तात्पर्य ही होता है सीता जी का जन्म स्थल। ऐसा माना जाता है कि सीतामढ़ी उनका जन्म स्थल है। वैसे जनकपुर कहाँ पर है? तो नेपाल में है। ठीक है, तो सीतामढ़ी में एक टेम्पल है भी, 100 वर्ष पुराना टेम्पल है, जिसके इर्द गिर्द करीब में 50 एकड़ के करीब में ज़मीन को एक्वायर किया गया है। आने वाले समय में यहाँ पर भव्य मंदिर का निर्माण किया जाएगा, बहुत ही बड़े स्तर पर निर्माण किया जाएगा। जिससे क्या होगा? जिससे पर्यटन को बूस्ट मिलेगा उत्तरी बिहार में। उत्तरी बिहार में जहाँ पर पर्यटन की बहुत सारी संभावनाएं हैं, जो रामायण के कल्चर से अयोध्या जुड़ा हुआ है, उससे मिथिलांचल का क्षेत्र भी जुड़ा हुआ है। एक आपको उपेक्षित दिखता है और एक को लेकर राजनीति होती रहती है ना। तो अब सीतामढ़ी को भी डेवलप कर रही है सरकार और करना भी चाहिए था, पहले से ही करना चाहिए था। यहाँ पर तो कोई कोर्ट केस वगैरह नहीं था, यहाँ तो पहले ही भव्य निर्माण करना चाहिए था भाई। तो ये कहाँ पर होगा? सीतामढ़ी में होगा। और जो बिहार के चीफ मिनिस्टर हैं, उनके जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं, उन्होंने बोला है कि इसमें इतनी क्षमता है, तिरुपति जो है उसके समान क्षमता है इसमें पर्यटन को डेवलप करने की। तो ठीक है, डेवलप करना चाहिए और अगर एक जगह डेवलप होगा तो उसके साथ साथ अगल बगल के ज़िलों पर भी प्रभाव पड़ता ही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले न्यूज़ पर चलते हैं। आज का आर्टिकल डिस्कस करते हैं जो भूटान के गेलेफू प्रोजेक्ट पर डिटेल आर्टिकल आया हुआ था द हिंदू में, जिसको हम लोग आज पढ़ेंगे और उसको समझ लेंगे, उसके सारे एस्पेक्ट को, डायमेंशन को, जिसके बाद आपका वो टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। और गेलेफू प्रोजेक्ट जो है केवल भूटान को नहीं प्रभावित करेगा, बल्कि हमारे लिए भी होगा कि किस तरह के फ्यूचरिस्टिक सिटी का निर्माण किया जा सकता है अपने हिमालयन क्षेत्र में, रीजन में, जहाँ पर इकोलॉजिकल रूप में बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है हमारा हिमालय और पश्चिमी घाट। तो वहाँ पर गेलेफू जैसे प्रोजेक्ट जो बनेंगे ना,
भविष्य में हम भी ये बना सकते। अभी तो भूटान बना रहा है, तो वो क्या करेगा, कहीं ना कहीं वो इकोलॉजी के साथ साथ समृद्धि दोनों को संवारेगा। ओके, तो चलिए आर्टिकल को डिस्कस करते हैं, देखते हैं क्या है आर्टिकल। देखिए 15 तारीख को आया था द हिंदू में, उसी पर डिटेल आर्टिकल है। कनेक्टिविटी पहलों, बड़े पैमानों की अवसंरचना परियोजना, विश्व भर में स्मार्ट शहरों को विकास से चिन्हित हो रहे वर्तमान समय में भूटान के प्रधानमंत्री ने भारत की हाल ही में यात्रा की और इस दौरान उन्होंने गेलेफू शहर में एक क्षेत्रीय आर्थिक केंद्र की स्थापना का प्रस्ताव रखा कि हम क्या करेंगे गेलेफू कहाँ पर बन रहा है, असम और भूटान की सीमा पर एक शहर बनाया जा रहा है। भूटान सरकार का प्रस्ताव है और इसको क्या बोला है उन्होंने, रीजनल इकोनॉमिक सेंटर बनाएंगे हम इसको, मतलब कि रीजनल, किसी एक देश का नहीं, रीजनल, भारत, भूटान, बांग्लादेश या फिर आपके जो दक्षिण पूर्व एशिया के देश हैं, मलेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड और म्यांमार, इन सभी को मिलाकर हम क्या करेंगे, इन सभी का इसमें इंटरेस्ट जगाएंगे कि भाई आप लोग भी आइए यहाँ पर, और इकोनॉमिक सेंटर हम बनाएंगे, शहर के तौर पर एक डेवलप करेंगे इसको। दिसंबर 2023 से भूटान के राजा द्वारा लॉन्च की गई इस योजना के 1000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में अनूठे भूटानी वास्तुशिल्प ब्लूप्रिंट के साथ गेलेफू माइंडफुलनेस सिटी का निर्माण किया जाना है, जो निवेशक अनुकूल कानूनों के साथ साथ विशेष प्रशासनिक क्षेत्र के रूप में स्थापित किया जाएगा। अब ये क्या होता है भाई, देखिए कई सारे देश ऐसे होते हैं जिनके यहाँ के कानून और जो अलग अलग रूल रेगुलेशन होते हैं बहुत ही कठिन होते हैं, तो वहाँ पर व्यापार करना और इकोनॉमिक हब बनना थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि इकोनॉमी को हमेशा चाहिए लिबरल पॉलिसी। तो कई सारी सरकारें क्या करती है ना, जैसे ये पूरा देश है, तो देश के इस इलाके में रूल रेगुलेशन को कम कर देती है, बाकी जगहों पर वही रूल रेगुलेशन टाइट रहेगा, तो इस इलाके को इकोनॉमिक हब बनने में थोड़ी सी सुविधा हो जाती है। जैसे हम भी बनाते हैं सेज, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, वहाँ पर रूल रेगुलेशन अलग होते हैं, तो ये किया जाता है किस लिए, ताकि इकोनॉमिक चीज़ों को बढ़ावा मिले। भूटान संबंधित मुख्य तथ्य क्या है, भूटान भारत तिब्बत जो चीन का एक स्वायत्त क्षेत्र के बीच अवस्थित एक स्थलरुद्ध देश है। बताइए आपको, भूटान देश में आयोजित पहले लोकतांत्रिक चुनाव के साथ वर्ष 2008 में भूटान एक लोकतांत्रिक देश बन गया, जहां एक निर्वाचित प्रधानमंत्री के साथ भूटान के राजा को राज्य प्रमुख की स्थिति प्राप्त है। भूटान एक बहुत ही सुंदर, खूबसूरत सा, खुशनुमा देश लोगों का देश है। भूटान में पश्चिम से पूर्व की ओर प्रवाहित प्रमुख नदियों में टोरेसा आमो, वोंग रेडाक, संकोस मो और मानस शामिल है। ये सभी नदियां बृहत हिमालय से दक्षिण की ओर बहती हैं और भारत ब्रह्मपुत्र नदी में आकर मिल जाती हैं। इन नदियों के नाम आपको ध्यान में रखने पड़ेंगे, क्यों कि पूछ लेगा। टोरसा, वोंग, संकोस और मानस, ये सब नदियां किस राज्य से बिलोंग करती हैं या किस देश से बिलोंग करती हैं, कहाँ से बहकर भारत में आती हैं, भूटान से बहकर भारत में आकर ब्रह्मपुत्र नदी में मिल जाती है। ब्रह्मपुत्र असम में बहती है, देखिए यहाँ पर ये ब्रह्मपुत्र बह रही है, अब यहाँ से नदी आएंगी, इसमें मिल जाएंगी, बस यही तो बोला गया है। भूटान की सबसे लंबी नदी कौन सी है, मानस नदी है, जो दक्षिणी भूटान और भारत के बीच हिमालय के तलहटी में प्रवाहित एक सीमा पार ये नदी है। कौन सी नदी, मानस नदी, मानस नदी ध्यान में रखिएगा। देखिए भारत और भूटान का है पूरा, ये सिक्किम है, ये आपका पश्चिम बंगाल हो गया, ये असम राज्य हो गया, अरुणाचल, तो अरुणाचल, असम, बंगाल और सिक्किम के साथ सीमा किसकी लगती है, भूटान की सीमा लगती है। भूटान की राजधानी तो आपको पता ही होगा, वो बताने की चीज़ थोड़ी ना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला देखिए क्या है, जीएमसी गेलेफू प्रोजेक्ट के बारे में अब क्या है भाई। तो पहला जो तर्क दिया जा रहा है इसके समर्थन वो है कि एक कार्बन तटस्थ शहर होगा, कार्बन न्यूट्रल होगा। कार्बन न्यूट्रल का मतलब क्या होता है, जितना कार्बन का एमिशन उतने ही कार्बन को क्या करना, उतने ही कार्बन को वातावरण से सोख भी लेना, जिससे क्या होगा, जिससे कार्बन न्यूट्रल हो जाएगा वो। एक कार्बन तटस्थ शहर के रूप में गेलेफू में केवल गैर प्रदूषणकारी उद्योग, आईटी, शिक्षा, होटल व अस्पताल, ऐसे उद्योग जिनमें कार्बन का उत्सर्जन 9 के बराबर में होता है। देखिए होता तो इन सब जगहों से, अब होटल बनेगा तो वहाँ खाना तो होगा ही ना, खाना बनाने के लिए आप किस चीज़ का उपयोग करोगे, किसी भी चीज़ का करोगे थोड़ा तो कार्बन का उत्सर्जन होगा ही। लेकिन जैसे कोई फैक्ट्री बड़ी सी लगा दी जिससे दिन भर धुआं निकलता रहता है, तो इस तरह के उद्योग जो हैं उनको नहीं लगाया जाएगा। किस चीज़ पर, आईटी उद्योग में कोई पॉल्यूशन नहीं होता, शिक्षा, होटल और अस्पताल ये सब शामिल होंगे। इन्हें क्षेत्र के मध्य में एक निवेश गंतव्य, स्वास्थ्य व कल्याण केंद्र के रूप में बढ़ावा दिया जाएगा। इस दृष्टिकोण से यह दुबई, हांगकांग, सिंगापुर जैसी चमकती गगनचुंबी इमारतों वाले वित्तीय केंद्र की तुलना में सऊदी अरब के नियोम और इंडोनेशिया के नूसंतारा जैसे योजनाबद्ध शहरों जैसा होगा। देखिए जो दुबई है, सिंगापुर है, यहाँ पर बड़े बड़े आपको बिल्डिंग दिखेंगे, ऊंचे ऊंचे बिल्डिंग दिखेंगे, वैसा नहीं बनाना है इसको। जो सऊदी अरब का एक शहर है नियोम और इंडोनेशिया का एक शहर है नूसंतारा, उसके तौर पर इसको बनाया जा रहा है, जहाँ पर क्या होगा, खुशनुमा माहौल होगा, इकोलॉजी को भी सही से रखा जाएगा और ऐसे उद्योग लगाए जाएंगे जिनसे प्रदूषण ना हो।
भारत की कनेक्टिविटी योजनाओं को गति प्राप्त होना, या भारत की एक्ट ईस्ट नीति के चौराहे पर स्थित होगा। कैसे चौराहे पर स्थित होगा? देखिए भारत का एक्ट ईस्ट नीति क्या है। देखिए ये उद्योग ये यहाँ पर लगाया जाएगा गैलेफू, यहाँ पर है गैलेफू, ठीक है, यहाँ पर लगाया जाएगा। अब भारत का एक्ट ईस्ट नीति क्या है भाई कि दक्षिण पूर्वी एशिया को जोड़ना है भारत की इकोनॉमिक चीज़ों से, कल्चरल चीज़ों से। एक्ट ईस्ट में तो ये भी है, कल्चर भी शामिल है, तो उसके बीच में होगा। और ये देश भी यहाँ पर निवेश कर सकते हैं, आ सकते हैं, हम भी यहाँ पर आ सकते हैं। तो इकोनॉमिक हब एक अपने नॉर्थ ईस्ट में क्रिएट होगा जो हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा। देखिए अगला क्या लिखा हुआ है कि जिससे भारत म्यांमार आसियान हिंद प्रशांत क्षेत्र के साथ संपर्क बढ़ाने की योजना रखते हैं। इसके साथ ही अब बांग्लादेश से बंगाल की खाड़ी हिंद महासागर के माध्यम से उत्तर पूर्वी राज्यों के बीच भारत जापान कनेक्टिविटी नई योजनाओं के लिए भूमिका रखेगा। मोटा मोटी ये कहने का मतलब है कि जो भारत का नॉर्थ ईस्ट होगा ना, उसमें इकोनॉमिक चीज़ें बढ़ जाएंगी, इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़। अब कुछ कुछ अच्छे सजावटी नामों का यूज करते जाना, जैसे आसियान, दक्षिण पूर्वी एशिया के देश, एक्ट ईस्ट नीति, ये सब कुछ अच्छे शब्द होते हैं जिनको हमें बोलते जाना है हर पॉइंट में। बात खत्म। पार्श्विक स्थल आधारित कनेक्टिविटी की आवश्यकता को पूरा करना। पर्थ ऑस्ट्रेलिया में आयोजित 7वें हिंद महासागर सम्मेलन 2024 में भारतीय विदेश मंत्री ने हिंद महासागर के क्षेत्र में पार्श्विक स्थल आधारित कनेक्टिविटी आवश्यकता को उजागर किया। भारत के पश्चिम में भारत मध्य यूरोप आर्थिक गलियारे IMEC और भारत के पूर्व में त्रिपक्षीय राजमार्ग जैसी पहलों के माध्यम से समुद्री आवाजाही को पूरकता प्रदान करने के लिए आवश्यक है। अब क्या बोल रहा है ये बोल रहा है कि ये भारत है, इधर हम क्या कर रहे हैं, इधर हम यूरोप और मिडिल ईस्ट को जोड़ रहे हैं अपने से। इधर हम क्या करेंगे, इधर हम ट्राइलेटरल एक हाईवे बना रहे हैं जो भारत से लेकर कहाँ तक जाएगा, दक्षिण पूर्व एशिया देशों को जोड़ेगा। और दोनों अंततः किससे जुड़ेंगे, तो समुद्र से तो जुड़ेंगे ही। तो बस यही कहा जा रहा है इस पॉइंट में। इससे भी क्या होगा, इससे बेनिफिट मिलेगा हमें। GMC से भूटान को लाभ प्राप्त होगा, इसकी विभिन्न अवसंरचना परियोजनाओं को पूरकता मिलेगी। यह भविष्य भूटान को IMEC में शामिल होने का भी अवसर प्रदान करेगा कि भूटान क्या हो, इंडिया, मिडिल ईस्ट, यूरोप जो इकोनॉमिक कॉरिडोर है उसमें भी शामिल हो जाए। अब इसके विरोध में क्या तर्क दिया जा रहा है? पर्वतीय क्षेत्र से उत्पन्न चुनौतियां। एक पर्वतीय देश में एक दुर्लभ विस्तृत मैदान के रूप में गैलेफू का भूगोल विभिन्न चुनौतियां प्रस्तुत करता है। पर्वतीय क्षेत्र की तुलना में गर्म तापमान के साथ मानसून के दौरान गैलेफू में कई माह तक उच्च मात्रा में वर्षा होती है। अब गैलेफू जो है ये भूटान के दक्षिण में स्थित है, असम के ठीक उत्तर में स्थित है, और मानसून में ये इस तरह की वर्षा होती है यहाँ पर कि क्या ही बोलना। तो ये अगर इतनी ज़्यादा वर्षा होगी तो वहाँ पर इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या हो जाएगी, प्रभावित हो जाएगी। जहाँ पर भी ज़्यादा वर्षा होती वहाँ पर आप बहुत बड़े शहर का निर्माण संभव थोड़ा सा नहीं हो पाता है। क्यों? क्योंकि कुछ न कुछ अवरुद्ध हो जाता है काफ़ी समय के लिए चीज़ें। 3-4 महीने जो मानसून का सीज़न होगा उसमें यहाँ पर इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या हो जाएगी, कमज़ोर हो जाएगी। तो ये एक कंसर्न जाहिर किया जा रहा है। अगला देखिए कि गैलेफू जो है वो इकोलॉजिकल सेंसिटिव क्षेत्र में स्थित है। कैसे भाई? वहाँ पर हाथी गलियारा है, आसपास के जंगल, वन्यजीव आबादी जो हैं उनको कहीं न कहीं नुकसान पहुँचेगा। क्योंकि गैलेफू स्थल रुद्ध क्षेत्र है, इसलिए यह विशेष प्रशासनिक क्षेत्र से बाहर व्यापार और परिवहन है तो अवसंरचना प्रदान कर लेकर अन्य देशों को मुख्य रूप से भारत पर निर्भर है। गैलेफू जो है उसको अगर समुद्र से जुड़ना है तो उसको भारत से होते हुए कहाँ जाना पड़ेगा, बांग्लादेश या कोलकाता, और फिर वहाँ से समुद्र से आप जुड़ सकते हैं। लेकिन IT उद्योग में समुद्र का क्या काम, ज़रा सोचिएगा। काउंटर में भी तो पॉइंट होने चाहिए, तो ये पॉइंट हो सकता है। उत्तर पूर्वी राज्यों में उग्रवाद के कारण चिंताएं। असम और उत्तर पूर्वी राज्यों म्यांमार और भारतीय सीमा के पास उग्रवाद की समस्या अतीत में काफ़ी बड़ी रही है, अब तो खैर कमज़ोर हुई है, जिसके कारण भी कहीं न कहीं समस्या उत्पन्न हो सकती है। भूटान के पूर्व राजदार भारतीय सेना के सहयोग से क्षेत्र में शरण ले रहे उग्रवादी समूह खदेड़ने के लिए 2003 में ऑपरेशन ऑल क्लियर चलाया गया था। अगर आप इंटरनल सिक्योरिटी पढ़ेंगे ना UPSC के लिए, तो उसमें ऑपरेशन ऑल आउट, ऑपरेशन ऑल क्लियर बहुत बार चलाए गए हैं नॉर्थ ईस्ट में, जिसमें क्या होता था कि हम ऑल आउट चलाते थे, मारते थे, वो लोग सरेंडर करते थे, फिर नया ग्रुप एक बना लेते थे। तो ये कहीं न कहीं उग्रवाद की समस्या जो है वो नॉर्थ ईस्ट, भूटान, बांग्लादेश, इनको तीनों देशों को प्रभावित करता रहा है। क्यों? क्या करते थे वो लोग? भारत में अटैक किया, भागे कहाँ, भूटान में। भारत में अटैक किया, कहाँ भागे, बांग्लादेश में। और बांग्लादेश में जो शेख हसीना से पहले की गवर्नमेंट थी वो कहीं न कहीं उनको मदद भी करती थी। अब तो शेख हसीना गवर्नमेंट ने फिर हमें मदद किया, तब जाकर हमने उनको निपटा दिया। भूटान से हमने मदद लिया तो उनको निपटा दिया। तो ये कहीं न कहीं उग्रवाद की समस्या इस नए बन रहे शहर को, प्रोजेक्ट को कहीं न कहीं प्रभावित करेगा, ऐसा आशंका जताया जा रहा है। वैसे अगर मुझसे पूछे तो ज़बरदस्ती का पॉइंट है, ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा है, क्योंकि उग्रवाद की समस्या को हमने काफ़ी हद तक डील कर लिया है और भूटान ने भी इसमें काफ़ी मदद की है हमारी।
गैलेफू प्रोजेक्ट का महत्व क्या है? पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा इससे। गैलेफू से पर्यटन को तो बढ़ावा मिलेगा ही, साथ ही साथ में इकोनॉमिक एक्टिविटी, जैसे नॉर्थ ईस्ट के जो लोग हैं उनको अगर बड़े शहरों की हम लोग बात करें तो कोलकाता आते हैं वो लोग, दिल्ली में आपको बहुत सारे दिख जाएंगे और भारत के अन्य क्षेत्रों में आना पड़ता है उतने दूर ट्रैवल करके। तो अगर भूटान के समीप के पास में एक बड़ा इकोनॉमिक सेंटर बनता है तो नॉर्थ ईस्ट के जो स्टूडेंट होंगे उनके लिए अपने घर के पड़ोस में रोज़गार हासिल करना थोड़ा सा आसान हो जाएगा। ठीक है, और इससे क्या होगा, भारत के नॉर्थ ईस्ट में भी इन्वेस्टमेंट धीरे धीरे बढ़ेगा। रोजगार को बढ़ावा, भूटान के भू राजनीतिक चिंताओं को संबोधित करना। भूटान की सबसे गंभीर भू राजनीतिक चिंता सीमा समाधान समझौता संपन्न करने, राजनयिक संबंध स्थापित करने के उस पर चीन द्वारा बनाए जा रहे दबाव से संबंधित है। तो जब वो इकोनॉमिक रूप से मजबूत होगा, एक मजबूत देश बनेगा, तो उस पर ये दबाव वगैरह भी थोड़ा सा कम हो जाएगा। भारत के लिए भूटान को भारत के निकट लाना, भारत भूटान के बीच मित्रवत संबंध जो पिछले 75 वर्षों में भूटान के प्रत्येक राजा और भारतीय प्रधानमंत्री के बीच मजबूत संबंध पर विकसित हुआ है। भूटान और भारत का संबंध बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही अच्छा संबंध रहा है हमारा हमेशा से भूटान के साथ। लेकिन चीन के कारण से बीच में कुछ कंसर्न जरूर आए हैं, लेकिन हमारे इस रिलेशन हमेशा से अच्छे रहे हैं। जब भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी बने थे तो हर टेन्योर के बाद उन्होंने यात्रा की थी कहाँ की, भूटान की। अभी हाल फिलहाल फिर से जाने वाले भूटान प्रधानमंत्री जी। तो और बजट जब हम बनाते हैं ना तो उस बजट में लोकेशन करते हैं भूटान, मालदीव, इन सब देशों के लिए। तो भूटान हमारे लिए हमेशा से ही अच्छा रहा है। वहाँ के स्टूडेंट भी भारत बहुत सारे पढ़ते हैं। भारत भूटान में निवेश का प्रमुख स्रोत है जो उसके कुल प्रत्यक्ष विदेशी निवेश से 50% का योगदान करता है। भारत एक दशक पहले श्रीलंका का हवन टोटा में अनुभव किए गए अवसर चूकने के प्रति भी सतर्कता रखता है, जहां एक निकट पड़ोसी चीन के पाले में चला गया और असंभवनीय ऋण का शिकार बन गया। जिस प्रकार श्रीलंका का हाल हुआ उस प्रकार से भूटान का हम नहीं होने देना चाहते हैं। हम चाहते हैं भूटान की निर्भरता हम पर ही बने रहे, वो चीन पर निर्भर ना हो जाए। भारत की क्षेत्रीय आवश्यकताओं को पूरा करना भी एक, भूटान में अगर गैलेफू प्रोजेक्ट बनता है तो भारत की क्षेत्रीय आवश्यकताएं भी पूरी होंगी। तो गैलेफू प्रोजेक्ट का महत्व, गैलेफू प्रोजेक्ट की चिंताएं, उसका पक्ष क्या है, विपक्ष क्या है, सब कुछ मैंने आपको समझा दिया है। अब आप बिना पढ़े भी इसको क्या कर सकते हैं, किसी को बता सकते हैं कि भाई क्या क्या है इसमें। भूटान के सीमा तक रेल लाइनें, म्यांमार और दक्षिण पूर्व एशिया त्रिपक्षीय राजमार्ग को जोड़ने के लिए बेहतर सड़क। चट्टोग्राम ये कहाँ है, चटगांव जिसको कहा जाता है, बांग्लादेश में एक बंदरगाह शहर है। मोंगला बंदरगाह तक पहुंचने के लिए बांग्लादेश में सड़क व पुल के निर्माण समन्वय के लिए जापान के साथ सहयोग। उसके बाद से कुशल व्यापार की अनुमति देने के लिए तीनों भूमि पड़ोसियों के साथ सीमा चौकियों को उन्नत करना। ये सब भारत, भूटान और बांग्लादेश आपस में मिलकर कर रहे हैं। नेपाल को भी इसमें जोड़ना चाहिए ताकि रीजनल तरीके से एक इकोनॉमिक हब हम बना सकें वहाँ पर। तो सारे पक्ष को आपको समझा दिया है मैंने, ध्यान में रखिएगा। और अगर समझ जाएंगे ना इसको आप, तो यकीन मानिए आप बिना पढ़े इन सारे पॉइंट को लिख सकते हैं। लिख सकते कि नहीं, आपसे पूछा जाएगा, मान लीजिए क्वेश्चन मैं देता हूँ, लिखने की कोशिश कीजिएगा कि गैलेफू प्रोजेक्ट जो है वो भारत भूटान दोनों के लिए क्या होगा, तो दोनों के लिए एक बेहतर इकोनॉमिक संभावनाओं को लेकर आएगा, स्पष्ट कीजिए। तो अब इसमें लिखिए आप, गैलेफू प्रोजेक्ट भारत और भूटान दोनों के लिए बेहतर इकोनॉमिक संभावनाओं को लेकर आ रहा है। तो क्वेश्चन फ्रेम करने में कुछ ऊपर नीचे हो सकता है क्योंकि एडजेक्ट अभी मैं फ्रेम कर रहा हूँ, लेकिन यही है उसमें क्या लिखना है, उसमें पक्ष में लिखिए, विपक्ष में लिखिए, उसके बाद से क्या महत्व है इसका दोनों देश के लिए उसको लिखिए, बात खत्म हो गया। तीनों चीज़ तो आपको समझा ही दिया मैंने। पढ़कर अगर आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पा रहे तो उस पढ़ाई का कोई मतलब नहीं बनता है बंधुओं। चलिए अगले टॉपिक पर अगली न्यूज़ है कि भाई कर्नाटका जो राज्य है वहाँ पर एक रूल बनाया गया। आपसे पीटी में क्या पूछेगा, तो पीटी में यही पूछेगा किस राज्य ने हाल ही में ये न्यूज़ बनाया है कि किसी भी नेम प्लेट पर या किसी भी जगह पर अगर आप डिस्प्ले कर रहे हैं कुछ भी, तो वहाँ पर 60% एरिया जो है उसमें कन्नड़ में लिखा होना चाहिए, लोकल लैंग्वेज में लिखा होना चाहिए। तो किस राज्य ने इस तरह का एक्ट बनाया है, तो बनाया है कर्नाटका ने बनाया है कि कोई भी साइन बोर्ड है, जैसे मान लीजिए एक साइन बोर्ड है जिस पर लिखा हुआ है स्टडी फॉर यूपीएससी पीसीएस, तो इस साइन बोर्ड का 60% जो एरिया होगा ना उसमें कन्नड़ा में ही लिखा होगा। ठीक है, कोई भी जैसे किसी भी कंपनी का नाम है, जैसे टाटा नाम है तो टाटा कन्नड़ भाषा में लिखा होगा 60% एरिया में किसी भी साइन बोर्ड का। तो आपसे पीटी में पूछा जा सकता है कि हाल ही में किस राज्य ने बनाया है। और जो हाई कोर्ट है वहाँ पर उसने ऑर्डर दिया है कि अगर किसी कंपनी ने, किसी दुकान ने, किसी भी इकोनॉमिक एक्टिविटी वाले हब सेंटर ने अगर इस नियम का पालन नहीं किया तो आप उसको सील नहीं कर सकते हैं। आप उस पर कुछ जुर्माने वगैरह ज़रूर लगा सकते हैं, लेकिन उसको सील मत कीजिए, इससे कहीं ना कहीं इकोनॉमिक एक्टिविटी प्रभावित होती है। तो बस इसको पीटी के तौर पर ध्यान में रखिएगा किस राज्य ने इस तरह का फैसला लिया है। तो कर्नाटक राज्य ने इस तरह का लॉ पारित कर दिया है। ओके, चलिए अगली न्यूज़ पर चलते हैं। अगला न्यूज़ देखिए, अगली न्यूज़ है कि
VSSC, अब ये क्या है भाई, तो विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर और इसरो, इन दोनों ने मिलकर मल्टीपर्पस ऐप सखी को डेवलप किया है, जो गगनयान के जो क्रू मेंबर होंगे, जिनका नाम मैंने आपको बता दिया था। गगनयान क्या है, तो भारतीय लोगों को अंतरिक्ष में लेकर जाने वाला पहला मिशन है, जिसमें इंसान शामिल होंगे, जिनको इसरो के द्वारा अंतरिक्ष में ले जाया जाएगा कुछ देर के लिए। तब उन्हीं अंतरिक्ष यात्रियों को असिस्ट करने के लिए एक ऐप बनाया जा रहा है, जिसका नाम है क्या, तो सखी नाम है उसका। और इसरो और भाभा, कौन सा, तो भाभा स्पेस, विक्रम भाभा एटॉमिक में बोल रहा था बार बार, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर जो है ये बना रही है सखी ऐप को। इसमें क्या सब होगा, इसमें उनके लिए उनके हेल्थ को मॉनिटर करना या उनके लिए कुछ जो हेल्प की चीज़ें होंगी वो इस ऐप में होगा। मल्टीपर्पज़ का तात्पर्य है कि एक से ज़्यादा पर्पस होंगे इसका, और क्या होगा। तो सखी ऐप किससे संबंधित है, बस इतना ध्यान रखिएगा, किसके द्वारा बनाया जा रहा है, तो VSSC, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर एंड इसरो के द्वारा गगनयान के क्रू मेंबर्स के लिए इसको डेवलप किया जा रहा है। अगले न्यूज़ पर अगला जो न्यूज़ है वो है एक कि भाई भारत जो है वो अगलेगा द्वीप समूह जो है मॉरिशस का, वहाँ पर अपना एक सैन्य बेस तैयार किया है भारत सरकार ने। और उसके पश्चात अब वहाँ से हम क्या कर सकते हैं, हिंद महासागर की निगरानी करने में कहीं न कहीं हमें सहूलियत प्राप्त होगी। तो अगलेगा द्वीप कहाँ पर है, कब इस प्रोजेक्ट को लाया गया, कब समझौता हुआ, उस चीज़ को ज़रा समझ लीजिए, क्योंकि वो आपके पीटी में डायरेक्ट संबंधित है। मेंस में भी पूछा जा सकता है कि भारत हिंद महासागर क्षेत्र को सुरक्षित करने के लिए किस प्रकार के पहल चला रहा है। तो सागर पहल के तहत में, सिक्योरिटी फॉर ऑल इन द रीजन पहल के तहत में इसके लिए क्या किया जा रहा है, अगलेगा द्वीप समूह पर भारतीय एक पोस्ट बनाया गया है, सैन्य अड्डा बनाया गया है, जहां पर क्या होगा, जहां पर भारतीय सैनिक रहेंगे, निगरानी भी करेंगे। इसके अलावा इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन का भारत सरकार उपयोग कर रही है क्षेत्र में सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए। एंटी पायरेसी ऑपरेशन जो डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन चला रही, समुद्री डाकुओं के खिलाफ हिंद महासागर में, उसके में भारत सरकार और इंडियन नेवी जो है बहुत बेहतरीन तरीके से काम कर रही है। उसके साथ साथ हूती विद्रोहियों से निपटने के लिए भी इंडियन नेवी अच्छे से काम कर रही है। ईरान को भी भारत सरकार ने बातचीत में लाया साथ में कि आप भी आइए और बातचीत कीजिए, ताकि हम हिंद महासागर, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी को सुरक्षित बना पाएँ ट्रेड के लिए, व्यापार के लिए, क्योंकि आए दिन हिंद महासागर चर्चा में रहता है, हमेशा कुछ न कुछ कोई न कोई ऑपरेशन चल ही रहे होते हैं। बड़ा ही अशांत सा क्षेत्र हो गया है, शांत रहने वाला हिंद महासागर। इसके कारण से आपसे इस तरह की पहल के बारे में पूछा जा सकता है। चलिए अगलेगा द्वीप दिखा देता हूं मैं, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उसका लोकेशन भी और कहाँ पर है, क्या वो समझौता है, उन सब चीज़ों को पढ़ लेते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है कि मॉरिशस का अगलेगा द्वीप समूह भारतीय बेस, इस परियोजना में एक जेटी का निर्माण है, पुनः निर्माण और रनवे का विस्तार। अगलेगा द्वीप पर एक हवाई अड्डे का टर्मिनल का निर्माण भी शामिल है, और उसके पश्चात वहाँ पर भारतीय सेना जो है वो ऑपरेट करेगी। $87 मिलियन की इस परियोजना को भारत द्वारा वित्त पोषित किया जा रहा है। परियोजना में एक नया हवाई अड्डा, बंदरगाह, लॉजिस्टिक्स, संचार सुविधाएं, संभावित परियोजना से संबंधित कोई अन्य सुविधाएं भी शामिल होंगी, और इन सभी चीज़ों को अगलेगा द्वीप पर विकसित किया जाएगा। अगलेगा द्वीप दक्षिण पश्चिम हिंद महासागर मॉरिशस से 1122 किलोमीटर उत्तर में स्थित है। इसका कुल क्षेत्र 27 वर्ग किलोमीटर, 70 वर्ग किलोमीटर के आसपास में है। और क्या, यहीं पर आपको दिखेगा यूएस का भी और ब्रिटेन का भी एक द्वीप समूह, छोटा सा है ना, डिएगो गार्सिया। देखिए क्या है महत्व, क्या है इसका भाई, महत्व ही आपसे पूछा जाएगा मेंस में। भारत की उपस्थिति को मजबूत करना, ये दक्षिण पश्चिम हिंद महासागर भारत की उपस्थिति को मजबूत करेगा, जिससे क्या होगा, भारत एक मजबूत शक्ति के तौर पर बनेगा। कहाँ, तो हिंद महासागर में। चीन को टैकल करने में हमें सुविधा प्राप्त होगी। भारत दक्षिण पश्चिम हिंद महासागर में एक खुफिया पोस्ट के रूप में हवाई तथा सतही समुद्री गश्त दोनों की सुविधा के लिए नए आधार को आवश्यक मानता है। भू आर्थिक वही क्या है, एक केंद्रीय भौगोलिक बिंदु के रूप में मॉरिशस हिंद महासागर में वाणिज्य और कनेक्टिविटी के लिए महत्व रखता है, और मॉरिशस के साथ हमेशा हमारे अच्छे संबंध रहे हैं। अफ्रीकी संघ हिंद महासागर रिम एसोसिएशन हिंद महासागर आयोग के सदस्य के तौर पर मॉरिशस की भौगोलिक अवस्थिति बहुत ही महत्वपूर्ण है। छोटे विकासशील द्वीपीय देश के संस्थापक सदस्य के रूप में इसे एक महत्वपूर्ण पड़ोसी के रूप में देखा जाता है भारत के द्वारा। इससे और क्या होगा भाई, तो हम विदेश व्यापार को सुरक्षित बना पाएंगे। आपको पता है एक चीज़ कि लगभग में स्वेज कनाल के थ्रू व्यापार जो है वो बंद हो गया है। क्यों, हूती विद्रोही इतने ज़्यादा अटैक कर रहे हैं कि वो बंद हो गया। इससे नुकसान किसको हो रहा है,
तो इससे नुकसान मिस्र को हो रहा है और इजराइल को नुकसान पहुंचाने के लिए इसको बंद किया गया था, लेकिन इजराइल को कोई खास नुकसान हुआ नहीं, है ना। सुरक्षित विदेश व्यापार, भारत के 95% व्यापार मात्रात्मक रूप में और 68% व्यापार मौलिक रूप में हिंद महासागर से होता है। हिंद महासागर सुरक्षित होगा तो हमारा व्यापार भी सुरक्षित होगा। चीन का सामना भी हम कर पाएंगे। स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स की नीति, मालदीव में चीन अपना बेस बना रहा है, श्रीलंका में बेस बना रहा है, तो हम भी उसको काउंटर कर पाएंगे। क्षेत्र में सभी के लिए सुरक्षा और विकास, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन, सागर के तहत अपने पड़ोसियों के विकास यात्रा में योगदान करने के भारत के एक प्रयास के रूप में भी देखा जा रहा है अगलेगा द्वीप समूह प्रोजेक्ट को। मॉरिशस की सुरक्षा ढांचे को बढ़ावा भी देना। अब देखिए कहाँ पर है अगलेगा। अगलेगा मॉरिशस किस कॉन्टिनेंट में पड़ता है, अफ्रीका में कि एशिया में, ज़रा मुझे बताइएगा। तो क्या मॉरिशस विषुवत के नीचे है, दक्षिण में है कि उत्तर में है? क्या कर्क रेखा गुजरती है मॉरिशस से? आपको क्या बताना है, मॉरिशस किस कॉन्टिनेंट में है? क्या कर्क रेखा वहाँ से, या कर्क या मकर में से कोई रेखा गुजरती है क्या वहाँ से? कर्क रेखा तो भारत से गुजरती है, तो नहीं गुजर सकती है। क्या मकर रेखा मॉरिशस से गुजरती है? ज़रा सर्च कीजिएगा। मालदीव से विषुवत गुजरती है, इतना भी मैंने बता दिया। अब देखिए यहीं पर है मेडागास्कर, ये छोटा सा, ये है मॉरिशस। मॉरिशस के बगल में देखिए यहाँ पर कहाँ, अगलेगा द्वीप, ये रहा अगलेगा, यहाँ पर देखिए ये रहा भारत। ठीक है, तो इसी प्रकार से देखा जाता है कि कहाँ पर है लोकेशन। ठीक है, अब यहाँ पर है मालदीव, ये है डिएगो गार्सिया जी, किसका है, जो पहले मॉरिशस का था, फिर ब्रिटेन ने उसको हड़पा, ब्रिटेन ने अमेरिका को दे दिया लीज पर, तो इसलिए भी विवाद होता है। अब डिएगो गार्सिया अमेरिका बैठा हुआ है ना, अपना हवाई अड्डा बना के। और भी यहाँ पर फ्रांस का भी एक रियूनियन करके द्वीप है छोटा सा। तो यहाँ पर बहुत सारे देशों के अलग अलग द्वीप हैं, ध्यान रखिएगा। अगलेगा द्वीप कहाँ पर, मॉरिशस के उत्तर में, मेडागास्कर के समीप है। ये मॉरिशस से दूर भी है, मेडागास्कर के समीप है। देखिए यहाँ पर मेडागास्कर है, यहाँ पर है। ठीक है, ये सेशल्स है, सेशल्स में भी हमारी सैन्य उपस्थिति है, और अगलेगा में भी हो गया है। मालदीव में हम थे लेकिन अब नहीं है। ओके, तो इसको ध्यान रखिएगा, हिंद महासागर की सिक्योरिटी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगले टॉपिक पर चलते हैं। अगली जो न्यूज़ है उस न्यूज़ को आप फील कर सकते हैं। कैसे फील कर सकते हैं, इसे बोला गया कि स्प्रिंग सीजन जो होता है ना, बसंत का मौसम, वो लगभग में डिसअपियर हो गया है। और इन मेनी स्टेट्स वो स्टडीज, एक स्टडी में पता चला है कि बसंत का अब सीज़न नहीं आता है, डायरेक्ट ठंड, ठंड के बाद गर्मी। अब एक सप्ताह पहले आप हल्का फुल्का स्वेटर पहन रहे होंगे, है ना, और अब तो आप हाफ टी शर्ट में घूम रहे होंगे। कैसे, क्योंकि ठंड के पश्चात डायरेक्ट गर्मी का मौसम आ जाता है और गर्मी के बाद डायरेक्ट सर्दी का मौसम आ जाता है। बहुत सारे राज्यों में ऐसा देखा गया है। एक बहुत ही अद्भुत सा स्टडी है जिसमें बताया गया है कि भारत में जो स्प्रिंग सीजन है वो धीरे धीरे छोटा होता जा रहा है। बसंत का मौसम जो है धीरे धीरे छोटा होता जा रहा है। डायरेक्ट जो है टेम्परेचर फरवरी में काफ़ी बढ़ जाता है, मार्च में तो गर्मी आ जाती है। देखिए यहाँ पर बोला गया है कि 1973 से लेकर 2023 तक का एक स्टडी किया गया है, जिस स्टडी में ये पता चला है कि भारत के अलग अलग राज्यों में स्प्रिंग का सीज़न जो है उसका जो समयावधि है वो अलग अलग हो गया है, टेम्परेचर जो है वो अलग अलग तरीके से बढ़ गया है। जैसे कि स्टडी में पता चला है कि ग्लोबल वार्मिंग के कारण से जो हमारे आस पड़ोस के पर्यावरण में बदलाव आ रहा है, ग्लोबल वार्मिंग के कारण से, मानव हस्तक्षेप के कारण से एक पैटर्न में चेंज देखा जा रहा है, जिसके कारण से अलग अलग राज्यों में टेम्परेचर जो है वो विंटर के सीज़न में अलग अलग हो जा रहे हैं। जहाँ पर उनको कम होना चाहिए था, 2 डिग्री का फ़र्क आ रहा है। 2 डिग्री बहुत होता है टेम्परेचर, 2 डिग्री टेम्परेचर बढ़ने पर आपको 10 गुना ज़्यादा गर्मी फील होती है। जैसे मान लीजिए 40 है और 42 डिग्री है, तो 42 डिग्री में आपको करीब में 40 डिग्री की तुलना में 20 गुना ज़्यादा गर्मी फील होती है, ऐसा रिसर्चर्स कहते हैं। इसे बताया गया है कि सबसे ज़्यादा चेंज देखा गया मणिपुर में, जहाँ पर करीब में 2.5 डिग्री के परिवर्तन देखा गया है, और सबसे कम परिवर्तन देखा गया दिल्ली के सीज़न में, जहाँ पर बसंत का सीज़न अभी भी आती है। दिल्ली में अभी भी बसंत का सीज़न आपको फील होगा, ठंड के पश्चात बसंत, उसके पश्चात गर्मी। लेकिन अलग अलग राज्यों में जो रेट बताया गया उसके हिसाब से मणिपुर में सबसे ज़्यादा टेम्परेचर में ग्रोथ देखा गया है विंटर सीजन के दौरान। उसके बाद ये भी बताया गया कि फरवरी के महीने में जो सबसे ज़्यादा टेम्परेचर में ग्रोथ देखा जाता है वो जम्मू कश्मीर में देखा गया है, जबकि सबसे कम ग्रोथ देखा गया है वो आपका तेलंगाना राज्य में देखा गया है। तो अगर एक आप कंपेयर करके इसको पढ़ेंगे, तो इसका क्रक्स अगर आप निकालेंगे तो क्या निकलेगा कि भाई विंटर का जो सीज़न है ना, विंटर के सीज़न के बाद में डायरेक्ट हम ग्रीष्म सीजन में प्रवेश कर रहे हैं, और बीच का जो सीज़न है ना, जो स्प्रिंग होता है, बसंत का जो मौसम है, वो कहीं न कहीं छोटा हो रहा है हर राज्य में। छोटा क्यों हो रहा है?
क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन के कारण हमें ये चीज़ देखने को मिल रहा है कि टेम्परेचर जो फरवरी में होना चाहिए वो नहीं होके उससे ज़्यादा टेम्परेचर रहता है। मार्च में तो भीषण गर्मी आपको देखना पड़ता है। तो यही इस स्टडी में बोला गया है। इसमें कोई ख़ास चीज़ आपके एग्ज़ाम से नहीं है, आप इसको रेफरेंस के तौर पर यूज करेंगे, इसीलिए मैंने पढ़ाया है। जहाँ पर भी जलवायु परिवर्तन की चीज़ें आएंगी, ग्लोबल वार्मिंग का प्रभाव आएगा, वहाँ पर आप इस चीज़ को यूज़ करेंगे कि भाई स्प्रिंग सीजन जो है वो कमज़ोर होता जा रहा है भारत में। ठीक है, तो स्टेट वाइज आंकड़े याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको बस ये ध्यान में रखना है कि स्प्रिंग सीजन जो है वो भारत में कहीं ना कहीं कमज़ोर हुआ है, छोटा होता जा रहा है, बस ये ध्यान में रखिएगा। अगले टॉपिक पर चलते। अगला जो न्यूज़ है वो काफ़ी अच्छा बेहतर न्यूज़ है भाई। क्या है कि डेंगू का वैक्सीन जो है वो बोला गया है कि मिड 2026 तक, 26 के जून जुलाई तक डेंगू का वैक्सीन इंट्रोड्यूस किया जा सकता है भारत में। फेज़ 1 का ट्रायल इसका सफलता से पूर्ण कर लिया गया है और 2026 तक जो इम्यूनोलॉजिकल लिमिटेड है उसने बोला है कि हम भारत में किसका, तो डेंगू का, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप, डेंगू का वैक्सीन जो है वो इंट्रोड्यूस कर देंगे। ओके, उसके अलावा ये जो IIL है, अब ये क्या है भाई, तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि IIL इज होली ऑन्ड सब्सिडरी ऑफ द नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, जो है जिसको 1982 में स्थापित किया गया था, उसी के तहत एक IIL बोर्ड है जिसने बोला है कि हम सफलतापूर्वक फेज़ 1 को कंप्लीट कर चुके हैं। इसका रिजल्ट भी पब्लिश किया जा चुका है और फेज़ 2 और फेज़ 3 जो है वो 2026 से पहले हम कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद हम कॉमर्शली मार्केट में इंट्रोड्यूस कर देंगे किस चीज़ को, तो डेंगू के वैक्सीन को। ये कंपनी जो है ये जीका वायरस और कानसूर जो फॉरेस्ट डिजीज होता है उसका भी वैक्सीन तैयार कर रही है। आने वाले समय में उसको भी मार्केट में इंट्रोड्यूस कर दिया जाएगा। तो ये बहुत ही अच्छी न्यूज़ है क्योंकि डेंगू उत्तर भारत में काफ़ी सारे लोगों को प्रभावित करता है। बड़े शहर से लेकर छोटे शहर, ग्रामीण एरिया तक जाएंगे, सभी जगह पर आपको डेंगू का मरीज़ दिख जाएंगे। किसी मौसम में अब तो दिखते हैं, कोई एक मौसम ही फिक्स नहीं रहा, बरसात में संख्या ज़्यादा ज़रूर हो जाती है। तो ये बेहद ज़रूरी और शानदार कदम है जिसके तहत आने वाले कुछ दिनों में आपको डेंगू का वैक्सीन दिख सकता है। अगले न्यूज़ पर चल, जिसमें बिहार स्पेशल का एक बेहद इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। एक रिपोर्ट है जिसमें बिहार की चर्चा की गई है, उसको ज़रा समझिए डिटेल में और उसको ध्यान में रखिए क्योंकि इस तरह के रिपोर्ट BPSC PTA पूछे जा सकते हैं क्योंकि बिहार स्पेशल संबंधित है। तो देखिए क्या है वो। देखिए इस रिपोर्ट में बोला गया कि 2070 तक बिहार का ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन जो है वो 5 गुना करीब में बढ़ जाएगा। क्लाइमेट रिजिलियंट एंड लो कार्बन डेवलपमेंट पाथवे रिपोर्ट के अनुसार बिहार का ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन 2070 तक 5.2 गुना बढ़ने का अनुमान है, जब भारत ने शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन हासिल करने का लक्ष्य रखा है। ग्लासगो समिट, प्रधानमंत्री मोदी जी ने क्या बोला था कि 2070 तक हम शून्य कार्बन उत्सर्जन लक्ष्य को प्राप्त करने जा रहे हैं, जबकि इस रिपोर्ट में क्या बोला जा रहा है कि बिहार का जो ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन होगा वो 5.5 गुना का लगभग बढ़ने वाला है क्योंकि इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ रही है बिहार में धीरे धीरे। इससे क्या होगा, वहाँ पर कार्बन उत्सर्जन, ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन बढ़ने वाला है। यह निष्कर्ष संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के सहयोग से बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट में है। UNEP और बिहार राज्य प्रदूषण बोर्ड ने इस रिपोर्ट को तैयार किया है। आपको लग रहा है कि ये हल्का सा रिपोर्ट है, इसको सीरियसली पढ़िएगा। क्या है इसमें, किस किस ने तैयार किया? तो UNEP और BSPCB, बिहार सरकार ने ऐसा बोला है। बिहार सरकार ने फरवरी 2021 जलवायु लचीले और कम कार्बन विकास मार्ग के लिए रणनीति तैयार करने की प्रक्रिया शुरू की। फरवरी 2021 में बिहार सरकार ने बोला कि हम पर्यावरण को सुरक्षित बनाना चाहते हैं, इसलिए हम जलवायु लचीला यानी कि जलवायु के लिए फ्लेक्सिबल और कार्बन को हम कम करना चाहते हैं। मसौदा रिपोर्ट में कहा गया कि वर्ष 2018 में राष्ट्रीय उत्सर्जन में बिहार का योगदान भारत के ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन का लगभग 3.3% है। इससे बेहतर आंकड़ा कहाँ मिलेगा कि देश के उत्सर्जन में बिहार का योगदान मात्र 3.3% है। राष्ट्र जबकि जनसंख्या हमारी कितनी है, लगभग में 14 करोड़ आबादी है बिहार की। वो अलग बात है कि 14 करोड़ में 10 करोड़ बाहर ही रहते हैं, लेकिन है तो ना राष्ट्रीय जनसंख्या में इसकी हिस्सेदारी 8.8% से कम है, जबकि 2005-2013 के बीच यह दोगुना हो गया।
बढ़ गया है। 2018 में कुल 69% योगदान के साथ ऊर्जा क्षेत्र ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन उच्चतम उत्सर्जन था। इसके बाद कृषि, वन, अन्य भूमि उपयोग 24%, अपशिष्ट प्रबंधन 5%, औद्योगिक प्रसंस्करण व उत्पाद उपयोग से 2% के करीब में योगदान दिया है उत्सर्जन में। यदि वर्तमान प्रवृत्ति जारी रहती है तो 2020 और 2070 के बीच में 5.5 गुना के लगभग में बढ़ने का अनुमान लगाया जा रहा है। अगर यही रेट जारी रहा तो, और रेट तो बढ़ेगा ही, क्यों? इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ रही है बिहार में। ऊर्जा क्षेत्र उच्चतम उत्सर्जक बना रहेगा। ऊर्जा क्षेत्र का क्या तात्पर्य है? पावर प्लांट, एनटीपीसी जैसे मान लीजिए, एनटीपीसी से जो कार्बन का उत्सर्जन होता है तो उसको ऊर्जा क्षेत्र से उत्सर्जन कहते हैं। जैसे डेयरी उद्योग से मान लीजिए उत्सर्जन होगा तो उसको कृषि के अंतर्गत रख देते हैं कि भाई कृषि से उत्सर्जन हो रहा है। इसका कुल उत्सर्जन में 93% का योगदान है। बिहार में सबसे ज़्यादा कहाँ से उत्सर्जित होते हैं चीज़ें? तो ऊर्जा सेक्टर से, जो थर्मल पावर प्लांट है उनसे सबसे ज़्यादा उत्सर्जन होता है। इसके बाद कंस्ट्रक्शन से 6%, परिवहन से 5%, उद्योग से 5%। इससे ये भी तो पता चलता है कि बिहार में उद्योग नहीं है, नहीं तो बाकी राज्यों में उद्योग से सबसे ज़्यादा उत्सर्जन होता है। उत्सर्जन में विद्युत क्षेत्र का प्रभुत्व विद्युत उत्पादन के लिए कोयले पर निरंतर निर्भरता का कारण है। बिहार में अभी भी ग्रीन एनर्जी पर बल नहीं दिया गया है। कोयले से हम बहुत ज़्यादा उत्सर्जन करते हैं, जिसके कारण से हमारे यहाँ पर इन चीज़ों का ज़्यादा देखा जाता है। चूँकि अधिकांश उत्सर्जन विद्युत क्षेत्र से होता है, इसलिए बिहार को भारत के शुद्ध शून्य से 2070 के लक्ष्य अनुरूप रहने के लिए 2030 के बाद नए थर्मल पावर प्लांट खोलने से बचना होगा। अपने यहाँ पर कोयला वाला प्लांट खोलने पर रोक लगाना पड़ेगा हमें, और अलग अलग चीज़ों को बढ़ावा देना पड़ेगा। सोलर को, विंड को, इन सब चीज़ों को बढ़ावा देना पड़ेगा। यूएनईपी क्या है भाई? तो यूएनईपी 5 जून 1972 को स्थापित एक अग्रणी वैश्विक पर्यावरण अधिकरण है, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है यूएनईपी का, ये आप मुझे बताएंगे। शून्य उत्सर्जन का मतलब क्या होता है? कार्बन तटस्थ के रूप में जाना, जिसका अर्थ यह नहीं है कि कोई देश शून्य पर लगाएगा, बल्कि क्या करेगा, किसी देश को उत्सर्जन की भरपाई वातावरण से ग्रीन हाउस गैसों का अवशोषण और हटाने से होती है। इसी को शून्य उत्सर्जन कहा जाता है। जितना आपने उत्सर्जित किया उतना वातावरण से हटा भी दिया तो जीरो हो गया। तो इसको ध्यान में रखिएगा। ये बिहार स्पेशल के ये न्यूज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट था, और किसने जारी किया ये रिपोर्ट, ये भी ध्यान में रखिएगा। रिपोर्ट का नाम क्या है? क्लाइमेट रेजिलिएंट एंड लो कार्बन डेवलपमेंट पाथवे। ठीक है, यही रिपोर्ट का नाम है, ध्यान में रहेगा आप लोगों को। आज का न्यूज़पेपर डिस्कशन यहीं पर एंड करते हैं। कैसा लगा है वीडियो ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच आप सभी का वीडियो देखने के लिए।